हाँ जी, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को। सर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? ऑन 1 जनवरी 2016 एच ग्लास वर्क्स ऑफ मुंबई कंसाइन टू पार्थ ऑफ भीलवाड़ा। ठीक है जी, एच है कंसाइनर और पार्थ यानी कि पी जो है वो क्या है? कंसाइनी है। कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजे हैं 100 केसेस ऑफ 16,000 ऑन कॉस्ट एट 16,000 ऑन कॉस्ट। सबसे पहले मैं आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि मेरे बच्चों यहाँ पे 16,000 ऑन कॉस्ट लिखा है, 16,000 ईच नहीं लिखा। बहुत बारी हम लोग ये गलती कर देते हैं क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर ईच लिखा हुआ होता है ना। तो यहाँ पे 16,000 की कॉस्ट का जो माल है वो कितने पीस हैं? वो सर 100 केसेस हैं, वो 100 केसेस हैं। तो 100 केसेस की कॉस्ट कितनी है? 16,000। ठीक है सर, आगे लिखा हुआ है ही पेड 1,000 रेलवे फ्रेट 2,000 वेजेस। ये किसके एक्सपेंसेस हैं? कंसाइनर के कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं। ठीक है जी, 1,000 और 2,000 यानी कि 3,000। ड्यूरिंग द ट्रांजिट 10 केसेस वर लॉस्ट। 10 केस जो थे वो खराब हो गए। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, मेरे को जवाब देना, ये जो केसेस हैं ये लॉस्ट हुए हैं कंसाइनी के पास पहुंचने से पहले या उसके बाद? बोलो जी। पहुंचने से पहले। लॉस्ट इन ट्रांजिट। ठीक है जी, ट्रांजिट लिखा हुआ है सर। आप हमारे को इतना लल्लू क्यों समझ रहे हैं? नहीं, मैं लल्लू नहीं समझ रहा हूं, मैं तो सिर्फ देख रहा था आपकी अटेंटिवनेस को। ठीक है जी, एंड द रिमेनिंग केसेस वर रिसीव्ड बाय पार्थ। अब देखो इस चीज को आगे लिखा भी हुआ है कि रिमेनिंग यानी कि भाई साहब पार्थ ने कितने की डिलीवरी ली है? 90 केसेस की डिलीवरी ली है। He paid octroi rupees 1,000, sales expense 500, godown rent 500। ठीक है जी, अब मुझे आप एक बात बता दीजिए बस कि पार्थ के जो एक्सपेंसेस हैं, ऑक्ट्रॉय, सेल्स एक्सपेंस, गोडाउन रेंट, इसमें से रेकरिंग नेचर के कौन से हैं और नॉन रेकरिंग नेचर के कौन से हैं? मैं चाहूंगा आप नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस बताएं मुझे। सर 1,000 और ड्यूटी सिर्फ गो डाउन रेंट सर, गो डाउन रेंट हो गया। ऑक्ट्रॉय जो है वो क्या है? सिर्फ नॉन रेकरिंग नेचर का है। नॉन रेकरिंग का है। हाँ, सिर्फ ऑक्ट्रॉय नॉन रेकरिंग नेचर का है। यस सर। सेल्स एक्सपेंस और गोडाउन रेंट, मतलब क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ अगर हम ये चीजें एक बार अपने दिमाग में लाते रहे ना, क्योंकि आनी तो है कैलकुलेशन के अंदर, अगर एक बार ये चीजें हमारे दिमाग में आती रहे ना तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। लिखा पार्थ ने ना 75 केसेस को बेच दिया, कितने में? 200 पर केस। अब ये 200 ईच लिखा हुआ है तो ये उसकी सेल्स का अमाउंट है। ठीक है सर, और पार्थ ने रिसीव किया है 5% कमीशन ऑन सेल्स एंड रिमेनिंग अमाउंट वाज सेंट टू कंसाइनर बाय कंसाइनी। ठीक है जी, तो हम क्या कहते हैं कि 5% कमीशन थी उसके पास में। किसके पास? पार्थ के पास में 5% कमीशन आनी थी। अब कहता है कि कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ, कंसाइनी अकाउंट बनाओ इन द बुक्स ऑफ हिमगिरी ग्लासेस। हिमगिरी नहीं, केवल हिमी ग्लास। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या लिख दूं सर? सबसे पहले आप लिख दीजिए यहाँ पे, आप भी मेरे साथ में बनाएंगे। ठीक है जी, तो 1 जनवरी 2016 को मैंने यहाँ क्या लिख दिया? ये कौन सा अकाउंट है? कंसाइनमेंट अकाउंट है। यस सर। कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हिमी ग्लास वर्क्स। ठीक है, यानी कि इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। अच्छा जी, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? टू गुड्स सेंट ऑन के सर 16,000 रुपए, 16,000 रुपए। ठीक है सर, अब कुछ एक्सपेंसेस किए उसने 1,000 के और 2,000 के कंसाइनर ने, तो उसको हम क्या कहेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। लो सर, ये कैश अकाउंट से
मैंने लिख दिए कितने, 3000 रुपए कंसाइनर के एक्सपेंसेस। अच्छा, अब लिखा हुआ पार्थ ने भी कुछ एक्सपेंसेस किए थे, तो उसकी एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, यानी कि टू पार्थ अकाउंट, टू पार्थ। 2000 rupees. ऑक्ट्रॉय के 1000 और गोडाउन 1000. और सेल्स एक्सपेंसेस 500 500, तो टोटल 2000। अच्छा, अब हमारे कुछ चीजें जो थी वो लॉस्ट हो गई थी, एबनॉर्मल लॉस था, लॉस को हम ट्रीट करेंगे और साथ में क्लोजिंग स्टॉक को भी देखेंगे और सेल्स को भी देखेंगे। सबसे पहले मैं सेल्स की एंट्री बना देता हूँ। क्या एंट्री बनाऊंगा, पार्ट्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, बाय बाय पार्ट्स अकाउंट। ठीक है, कितने का, इसने 75 इंटू 200 कितना होता है ये बताना, 15,000. 75 दूनी 15,000. ठीक है, 15,000। ठीक है जी, 15,000 हो गया। अच्छा, कमीशन देनी है पार्थ को सेल्स के ऊपर, ठीक है जी, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्ट्स अकाउंट। कमीशन दे दो सर इसको 15,000 रुपए के ऊपर, कितनी परसेंट कमीशन दे दें सर, 5%. तो चलो बता दो कितना आ गई, 750, कितना, 750, 750. ठीक है जी, हो गया। अच्छा, अब हमारे पास हमने निकालना है एबनॉर्मल लॉस, कैलकुलेशन करनी है जी एबनॉर्मल लॉस, है ना। चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं एबनॉर्मल लॉस की, मेरे साथ वर्किंग नोट बनाएंगे आप लोग भी। कंप्यूटेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। इन ट्रांजिट से क्या पता लगता है भाई, बोलना जरा, यही सर कंसाइनी के नहीं लेंगे, कंसाइनी के एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, सिर्फ कंसाइनर के आएंगे। ठीक है जी सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स कितनी थी, 10 into 160, 10 इंटू 160, या फिर हम कह सकते हैं 16,000 रुपए के 100 यूनिट थे, तो बताओ 10 यूनिट कितने के होंगे, बोलो 1600। 1600, ठीक है जी, Yes. एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर 3,000. कितने किए, 3000 divided 3,000. 3000। 3000 उसने कितने के लिए किए थे, 100 के लिए किए थे, 10 के लिए to कितने, 10, कितना हो जाएगा ये, 300, 300। ठीक है जी, Total 19. कंसाइनी के तो आने नहीं है, तो 16,300 रुपए का हमारा Loss. एबनॉर्मल लॉस आ गया। Yes, sir. 1900 होगा ना वो 1900 होगा, 1900 होगा, वो 16,000 नहीं है सर, 1600 है. हाँ ठीक है 1600 है. मिस्टेक कर दी मैंने, कितना हो गया ये, 1600 और 300 1900। 1900. 1600, ठीक है, अब ये हैंग हो जाता है बार बार, पता नहीं इसको भी क्या हो जाता है। ठीक है 1900, सॉरी मैंने 16,000 समझ लिया, 1900 का हमारा एबनॉर्मल लॉस था। अब भाई कुछ लिखा तो है नहीं कि भाई कोई रिकवरी हुई है या नहीं हुई है, तो हम इसको इतना ही मान लेंगे। एबनॉर्मल लॉस को हम क्या बोलेंगे जी, एबनॉर्मल लॉस कितने का है सर, 1900। 1900, चलो ये तो बना लिया, अब अनसोल्ड स्टॉक 1900 की कंप्यूटेशन भी कर लेते हैं। अगला वर्किंग नोट बनाओ, कंप्यूटेशन ऑफ अनसोल्ड या फिर क्लोजिंग स्टॉक। हाँ जी, एक बात बताओ, 100 यूनिट भेजे गए थे, 10 यूनिट खराब और 75 यूनिट बेच, रिमेनिंग यूनिट कितने बचे,
15 15 15। यस सर। अच्छा जी, कॉस्ट निकाल लो जी। 16,000 रुपए के 100 यूनिट थे, तो 15 यूनिट कितने के होंगे? 2400 कितने? 2400 400। 400। ठीक है, स्क्रीन को ऊपर करते हैं। अच्छा जी, एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर, उसने कितने एक्सपेंसेस किए थे? 3,000 किए थे 3 100 यूनिट पे। तो बताओ 15 पे कितने किए? 450 ओए 45,000। 45,000 नहीं होगा। 450 450 450 अच्छा, अब बताओ एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी आएंगे यहाँ पे? यस सर एक्सपेंसेस नॉन रेकरिंग नेचर, 1000 एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी 1000 अपॉन 1000 जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, उसने कितने यूनिट पे किए? सर 90। 75 अब 100 मत लिख देना, 90 पे 90 क्योंकि 90 यूनिट्स ही उसने रिसीव किए थे ना। तो 15 पे कितना हुआ? 166.6 0.66 167 कर देते हैं फिर। नेट क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया बच्चों? 3017 3017। ठीक है जी, नोट कर लो फटाफट से। तो एक बारी एंड में जूम आउट भी कर दीजिएगा। क्या कर दूं? एंड में जूम आउट कर देना एक बारी क्वेश्चन पूरा। दोबारा से बता दूं? अच्छा नहीं जूम आउट कर देना एंड में सर। अच्छा, जूम आउट कर दूं, वो बात की बात। हाँ जी। ये लो, ये दोनों वर्किंग नोट आपकी कॉपी में होने चाहिए। सर वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज जो एक्सपेंस होंगे कंसाइनी की, वो नॉन रेकरिंग है या रेकरिंग है? रेकरिंग नेचर के है बेटा, क्योंकि वेयर हाउसिंग या फिर गोडाउन रेंट कुछ भी कह लो, उसको रूटीन बेसिस पे पे करना ही पड़ता है। ओके सर कार्टेज नॉन रैकिंग है रैकिंग है? कार्टेज यानी कि कैरेज बेटा नॉन रेकरिंग है, एक ही बार होगा ना सिर्फ। बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। सर वर्किंग नोट दिखाना। हाँ बेटा, एक सेकेंड दिखा रहा हूँ। 1900 और बाय क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक या फिर स्टॉक विद कंसाइनी कितना था ये? 3017। 317। ठीक है जी, हो गया ये पूरा। लो बेटा वर्किंग नोट पूरा ही दिखा देता हूँ मैं एक बार। ये लो जी। सर थोड़ा जूम कर दो, थोड़ा सा। बड़ा कर दूं मतलब? आता है। जल्दी जल्दी बना दो। सर इंश्योरेंस रैकिंग है नॉन रैकिंग है? इंश्योरेंस ट्रांजिट वाला, ट्रांजिट वाला। जी सर। हाँ जी बेटा, नॉन रेकरिंग है, एक ही बार होगा ना। आप अपने मन से पूछो कि ये एक बार खर्चा होना है या बार बार होना है, आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा। ट्रांजिट तो एक ही बार होगा ना उसका, तो ट्रांजिट जब एक बार होगा तो उसके ऊपर जो इंश्योरेंस पे किया गया वो भी एक बार ही होगा। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉफिट आया कि लॉस आया? जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो। लॉस आया सर। लॉस बाय पीएनएल अकाउंट कितना लॉस है? 1833। 1833 कितना? 1833। 1833 ये अकाउंट हो गया पूरा। किसका माइक ऑन है? जिसका भी ऑन है बंद करो, क्योंकि उसके पीछे से आवाजें आ रही हैं जानवरों की। ठीक है, अच्छा ये हमने बना लिया। अब कंसाइनी अकाउंट बना देंगे जी।
कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर कंसाइनी का जितने बार भी नाम आया है ना, वो वाली चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। अगर कोई एडवांस तो उसने दिया नहीं हुआ, ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया जी टू कंसाइनमेंट अकाउंट, पार्थ के नाम से 15,000 की सेल हुई थी, फिर पार्थ के कुछ एक्सपेंसेस थे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 2000 2,000 रुपए के, फिर पार्थ की कमीशन थी वो भी कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से 750 750, ठीक है ना। और तो कुछ नहीं है ना, तो यहाँ नहीं। की बैलेंसिंग फिगर बाय 1250 12250 कितना 12 50 250। इसका मतलब समझ में आता है? इसका मतलब ये होता है कि 15,000 रुपए का सेल किया, अपने 2,000 और 750 काटे और रिमेनिंग इतने पैसे और दे दिए। यस अच्छा, अभी एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और बना दो। वैसे क्वेश्चन ने बोला नहीं हुआ, लेकिन बना देते हैं जी। एबनॉर्मल, तो जनरल एंट्रीज के साथ अकाउंट्स बना के आना वर्किंग के लिए कंपल्शन है? हाँ जी जी, अकाउंट ही बनाना होता है जनरली, जनरल एंट्री नहीं पूछी जाती। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में मैंने यहाँ लिख दिया टू कंसाइनमेंट अकाउंट। टू कंसाइनमेंट अकाउंट कितना था? 1,900 रुपए का था। अब सोचो, यहाँ पे कोई इंश्योरेंस वगैरह तो है नहीं, नहीं क्या लिख नहीं देंगे है। जी? बाय P&L अकाउंट। ये सारा का सारा P&L अकाउंट में चला जाएगा। लॉस 1,900 रुपए का ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो देखो, हमारे पास में एक तो लॉस, जनरल लॉस था हमारा 1833 का, और एक 1,900 का और लॉस है। इस कंसाइनमेंट के अंदर कंसाइनर ने लॉस ही लॉस उठाए, ठीक है। चले आगे। यस सर। यस यस सर। अगला क्वेश्चन, देखो जी क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में। मयंक कोल कंपनी कंसाइन टू डी सेल्स लिमिटेड 1,000 क्विंटल कोल एट द रेट 40 पर क्विंटल, ठीक है जी, यानी कि 40,000 रुपए का माल था। ही पेड लोडिंग चार्जेस 500, रेलवे फ्रेट 3,500, कंसाइनी सोल्ड 800 क्विंटल कोल एट द रेट 60 पर क्विंटल, यानी कि 40 से ज्यादा में बेच दिया। और उसने सेल्स एक्सपेंसेस पे किए हैं 1,600 रुपए के, फायर इंश्योरेंस उसने पे किया 200 रुपए, कंसाइनी ने रिसीव किए 5% कमीशन ऑन सेल्स, और कंसाइनी ने रिपोर्ट किया है कि शॉर्टेज ऑफ 20 क्विंटल कोल्स ऑन द होल कंसाइनमेंट, यानी कि शॉर्टेज आ गई उसके पास में, शॉर्टेज आ गई है कितने क्विंटल की? 20 क्विंटल की। प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अब शॉर्टेज को छोड़ करके बाकी सारी चीजें है ना, मैं आपसे करवाने वाला हूँ। बनाओ अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, मतलब अपनी कॉपी में इसके बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओ जी। हाँ जी, अपने आंसर को क्रॉस वेरीफाई कीजिएगा। सबसे पहले हमने गुड्स सेंड की थी, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या एंट्री बना दी? टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कितने का? 40,000 रुपए का। इसके बाद में लोडिंग चार्जेस 500, 3,500, यानी कि 4,000 कैश से, कंसाइनर के हैं इसलिए। कंसाइनी ने खर्च किए हैं 1800 तो 1800 टू डीज अकाउंट 1800, और यहाँ पे सेल की है डी ने 48,000 कितने? 800 यूनिट्स उसने बेच दिए हैं,
60 per quintal. 60 per quintal. तो 8,000. 48,000 का बेच दिया। ठीक है, बस यही था ना सब जितना। एक कमीशन कमीशन सर। कमीशन रह गई सर। एक कमीशन और रह गई है। यस सर। 5%। तो आप लिखिएगा 2 D's अकाउंट, 2 D's अकाउंट 2400। 2400 और कितना 5%। 5% कितना हो गया ये? 2400। बस अब यहाँ तक आपने जो दिमाग लगाना था वो लगा लिया। डेट्स हमें क्वेश्चन के अंदर दी नहीं हुई, हमने डाली नहीं। अब जी देखो मेरी बात सुनना ध्यान से। यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर के कंसाइनी ने कंसाइनर को बोला है कि सर जी यहाँ पे गुड्स की कुछ शॉर्टेज है। गुड्स की शॉर्टेज क्या होती है पहले मैं आपको बता दूं। गुड्स की शॉर्टेज का मतलब क्या है? ये कंसाइनर था, बनाना मत कहीं अकाउंट के बीच में बनाने लग जाओ। ये कंसाइनी था, कंसाइनर ने भेजे कितने गुड्स? कंसाइनर ने भेजे हैं 1000। लेकिन कंसाइनी को मिले कितने हैं? कंसाइनी को 800। 980। 980। 20 गुड्स शॉर्टेज है, 20 गुड्स की शॉर्टेज है, ऐसा लिखा हुआ है, रिपोर्ट किया है उसने। यानी कि ड्यूरिंग द ट्रांजिट 20 गुड्स जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं या खत्म हो गए हैं या मिले नहीं है। अब सर इसको हम क्या माने? एबनॉर्मल लॉस माने क्या? नॉर्मल सर। शॉर्टेज लिखा हुआ है, शॉर्टेज लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा कि डिस्ट्रॉय हो गए थे। आप नीचे फिर भी एक वर्किंग नोट डालेंगे और आप लिखेंगे कि ये क्या है हमारा नॉर्मल लॉस है। ये क्या है हमारा नॉर्मल लॉस, ठीक है जी। और नॉर्मल लॉस का हमारे यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट किया नहीं जाता, तो आप इसको यहाँ पे बाय एबनॉर्मल लॉस नहीं लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, आप इसको नॉर्मल लॉस मानेंगे। और नॉर्मल लॉस मानेंगे तो इसका कोई ट्रीटमेंट कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं किया जाएगा। प्लस सर एक बार समझा दो दोबारा बोलता हूँ बेटा नेटवर्क इशू था। हाँ कोई बात नहीं, दोबारा सुन लो बेटा। मैंने ये बोला कि ये जो शॉर्टेज ऑफ गुड्स है ना, शॉर्टेज ऑफ गुड्स का मतलब है ये हमारा नॉर्मल लॉस है। ये क्या है हमारा नॉर्मल लॉस। और नॉर्मल लॉस का कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। रीजन बीइंग ये हमारे नॉर्मल बिजनेस के अंदर ही माना जाता है और रूटीन माना जाता है हमारे बिजनेस का कि भाई इतने का नॉर्मल लॉस होना ही होना है। जैसे कि मैं कहता हूं कि आप अगर किसी एसिड को भेजते हैं कंसाइनमेंट के अंदर तो वो इवेपोरेट हो सकता है, ये नॉर्मल पेट्रोल, ठीक है। तो फिर भी आप इसके लिए क्या मानेंगे? आप इसके लिए नीचे क्या लिखेंगे? एक शॉर्ट नोट लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? वी आर एज्यूमिंग दैट शॉर्टेज इज नॉर्मल लॉस। फिर भी आप लिखेंगे इस चीज को ताकि आपके नंबर कोई काट ना सके। शॉर्टेज इज नॉर्मल लॉस और उसका कोई ट्रीटमेंट हम लोग नहीं करते हैं यहाँ कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर। सर अगर शॉर्टेज की जगह डिस्ट्रॉयड लिखा होता तो हम इसको मान लेते ना। लॉस मान लेते, फिर एबनॉर्मल लॉस मान लेते। सर क्वेश्चन लैंग्वेज में अगर कई बार ना पता लग पाए फिर क्या करेंगे? नहीं बेटा, अगर ना पता लग पाए ना तो स्पेसिफिकली जब तक नॉर्मल ना बोला गया हो ना तब तक एबनॉर्मल ही मानते हैं। ये बात मेरे से कल मल्लिका जी ने भी पूछी थी। मतलब अमाउंट ऑफ गुड्स देख के हम ना माने, हम उसकी लैंग्वेज देख बिल्कुल के। बिल्कुल, हाँ 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 हाँ। देखो अमाउंट के साथ तो मैं कभी भी नहीं जाता, मैं डे 1 से यही कहता हूँ कि भैया आप ऐसा मत सोचो बड़ा अमाउंट है तो एबनॉर्मल है, छोटा अमाउंट है तो नॉर्मल है। ये कोई लॉजिक नहीं होता। आप उसके नेचर पे जाएंगे, नेचर को वेरीफाई करेंगे। डिफरेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस। जी जी। ओके सर। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि 980 मिले हैं उसको, सिर्फ 980 गुड्स मिले हैं, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट कितने की लिखी जा रही है? कॉस्ट तो सर 40,000 रुपए 100 यूनिट की ही लिखी जा रही है सर 1000 ही है, ठीक है। ये 1000 की ही लिखी जाएगी, कॉस्ट यहाँ पे 1000 की ही लिखी जाएगी, क्योंकि भाई कंसाइनर ने तो खर्च किए थे ना पैसे उन 20 यूनिट के ऊपर भी। खराब हो गए तो क्या करें? अच्छा जी, तो हमने यहाँ पे क्या किया,
हमने सेल कर ली और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अनसोल्ड स्टॉक करेंगे, यानी कि बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब आप इसको यहां से, मैं इधर से ये रब कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्लोजिंग स्टॉक को मैं यहीं पे ही कैलकुलेट कर देता हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि ज्यादा बड़ी कोई कैलकुलेशन है नहीं। कॉस्ट थी कितनी सर? 40,000। 40,000 कौन सी? 40,000 थी अगर 980 की, तो बताइए अब ये 40,000 कॉस्ट 980 की बन गई है। बात समझ में आया आपको? 40,000 कॉस्ट 980 की बन गई है, ठीक है? तो बताइए यूनिट की सर पर उसमें तो 40 पर यूनिट लिखा हुआ। क्या मुझे कोई बता सकता है मैंने 980 क्यों लिखा, 1,000 क्यों नहीं लिखा? सर क्योंकि 20 जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स है वो नॉर्मल लॉस है। हाँ नॉर्मल तो है, लेकिन क्या क्या रीजन है? सर क्योंकि शॉर्टेज है। देखो मैं इसको ना अच्छे से एलिब्रेट करता हूँ आप लोगों के लिए। सर क्योंकि हम ये मानते हैं कि होना ही होना है। मेरी बात को सारे बच्चे है ना ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक नॉर्मल लेमैन की लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। मैं एक पर्सन था, चलो मैं नहीं था, एक पर्सन था जो केले की रेडी लगा करके बैठा। उसने क्या किया, उसने अपने पास में 20 दर्जन केले ला करके रखे, 20 डजन, ठीक है? और वो सोचता है कि मैं इनको बेचूंगा। उसमें से मान लो हाफ डजन, आधा दर्जन जो है वो खराब निकले। क्या लगता है वो क्या कोशिश करेगा? सर पूरे का पूरा माल जितना उसके पास था ना, उसकी कॉस्ट को वो उन्हीं अमाउंट से रिकवर करने की कोशिश करेगा जितने की क्वांटिटी उसके पास में पड़ी थी। यानी कि वो 20 डजन लेकर के आया था, बचे उसके पास 19.5 डजन है। तो सर वो 20 डजन की कॉस्ट को कहां से रिकवर करने की कोशिश करेगा? 9.5 डजन की कॉस्ट से रिकवर करने की कोशिश करेगा। तो ठीक इसी तरीके से खर्चे हैं 40,000 1,000 यूनिट के लिए, लेकिन 20 लॉस्ट हो गए। और वो नॉर्मल है, वो हर बार होना ही होना है, ये मेरे बिजनेस का नेचर है, नॉर्मल लॉस है। तो देखो इससे क्या होगा, मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी ना, कि जो मेरे 20 यूनिट डिस्ट्रॉय हो गए, डिस्ट्रॉय नहीं, जो मेरे 20 यूनिट नॉर्मल लॉस के अंदर आ गए, उसकी कॉस्ट भी मैं कहां से निकलवाऊंगा? 980 से निकलवाऊंगा। तो 980 से डिवाइड करके मेरी कॉस्ट क्या हो गई? इंक्रीज हो गई एक तरीके से। ये है इसके पीछे लॉजिक। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, इसको 980 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 20 से। अच्छा अब एक्सपेंस बाय कंसाइनर। सर 180 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? 180 होना चाहिए ना। 180 क्या? क्लोजिंग स्टॉक में तो 180 बचा ना, 20 तो लॉस्ट हो गया। ओहो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हम क्लोजिंग स्टॉक की निकाल रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे। 180 होगा। मैं वो 20 यूनिट के ऊपर कंसंट्रेट कर गया समझाने के लिए। 20 नहीं है बेटा, ये 180 है। 180 ही तो बचे हैं ना, क्लोजिंग स्टॉक के कैलकुलेशन कर रहे हैं। अच्छा एक्सपेंस बाय कंसाइनर कितने थे सर? 4,000 थे। 4,000 980 के लिए है, तो बताइए 180 के लिए कितने हुए? इसका टोटल करके बताना बेटा मेरे को, दोनों का कितना आ जाएगा। बट सर एक ये जो एक्सपेंस बाय कंसाइनर है, इसमें हमने 1000 क्यों नहीं करा? क्योंकि उसने भेजे अपनी तरफ से तो 1000 ही थे और एक्सपेंस भी उतने पे करा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है जो 20 यूनिट के एक्सपेंसेस थे वो जाया नहीं हो गए, वो वेस्ट नहीं हो गए? सर बट अब नॉर्मल लॉस में तो लेते हैं ना इसमें एक्सपेंस तो हमने उतने ही करे ना। एक्सपेंस तो हमने उतने की। अरे यार एक बात बताओ, जो चीज खराब हो गई या जो चीज रिकवर नहीं हो सकती, उसके ऊपर किए हुए एक्सपेंसेस आप दूसरे अमाउंट से रिकवर करने की कोशिश नहीं करोगे क्या? अगर मैं आपके कहने के हिसाब से यहां पे 1,000 यूनिट कर देता हूं, तो इसका मतलब आप 20 यूनिट्स को, 20 यूनिट के एक्सपेंसेस को लाइव मान रहे हैं। जबकि सच्चाई क्या है
कि 20 यूनिट जो खराब हो चुके हैं या जो वापस नहीं आ सकते, उसके एक्सपेंसेस भी मुझे कहां से रिकवर करने पड़ेंगे? 980 यूनिट से ही तो करने पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने 980 लिखा है, ठीक कॉस्ट की तरह। ओके सर। अच्छा, अब ये दोनों का टोटल बता दो प्लीज। 8081 8081, ठीक है। बस, और तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ है नहीं। अब बताओ प्रॉफिट आया या लॉस आया? सर क्लोजिंग स्टॉक में एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी भी तो इंक्लूड करेंगे। क्यों करोगे उन्होंने कंसाइनी के सेलिंग एक्सपेंसेस? एक्सपेंस क्या कंसाइनी ने ये गुड्स रिसीव किए थे? ये जो 20 यूनिट थे यस शॉर्टेज सर, वाले, 20 क्या ये नहीं receive- सर, ये तो क्लोजिंग स्टॉक कर रहे हैं ना हम तेरे कैलकुलेट। प्रपोर्शनेट कर रहा है ये। क्या कह रहे हैं सर? बादल जी क्या कह रहे हैं, जरा बताइए थोड़ी आवाज ऊंची करके। शुभम है सर ये। शुभम जी बताइए। सर क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो तो रिसीव करा ही था कंसाइनी ने। बेटा कंसाइनी, अरे मेरे भाई, इसका मतलब तुमने मेरी बात सुनी नहीं ध्यान से। ये सेलिंग एक्सपेंस है कंसाइनर भाई। था, ये कंसाइनी था, सामान इसने भेजा 1000 यूनिट्स, उसके पास कितने पहुंचे? 980 यूनिट, ये उसने रिपोर्ट किया है। तो बताओ 20 यूनिट उसने कंसाइनी ने रिसीव किए थे क्या? सर आप गलत समझ रहे हो। सर हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हैं। सर ये क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है। के सारे एक्सपेंसेस। आप क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हैं। तो सर जैसे आपने ये सर इसकी तो 180 यूनिट्स है ना, 20 पे कंसाइन। कॉन्सेंट्रेट क्यों कर रहे हो? अच्छा 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 अच्छा, आप 180 यूनिट्स हाँ क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हो। ये जरा ऊपर देखना सर, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, सेलिंग एक्सपेंस है। जरा ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को एक बारी। आपको मेलेडी खाओ, खुद जान जाओ कौन से एक्सपेंसेस किए हैं उसने, कंसाइनी ने। सर तो इंश्योरेंस को हम नॉन रेकरिंग नहीं मानेंगे? सर देखना जरा कौन सा फायर इंश्योरेंस है ना। सर जरा देखना इसके आगे क्या लिखा है, कौन सा इंश्योरेंस है ये? अच्छा ओके सर, सर ये समझ तो गया। रिकरिंग एक्सपेंस। ट्रांजिट इंश्योरेंस है ये, फायर इंश्योरेंस है सर, गोडाउन के सर लिए। वो क्वेश्चन पूरा दिख नहीं रहा था ना, तो इसलिए। अच्छा, असाइनमेंट तो मैंने पहले से भेज रखा है चाचा जी आपको। फंस गया। अपनी बात को सिद्ध करना है बस। मुझे लगा 20 यूनिट्स की बात कर रहा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसको हटाओ यहाँ से। ये यार एक तो ये हैंग हो जाता है बार बार, समझ नहीं आता क्यों क्या। अब इसका पेट साफ करना पड़ेगा मुझे लगता है, काफी सारी रिकॉर्डिंग्स इकट्ठी हो गई हैं इसके अंदर। ओरिजिनल ले लो सर। अच्छा बताओ चलो, कितना कितना प्रॉफिट आया या लॉस आया, क्या आया? प्रॉफिट 9481 तो 2 P&L अकाउंट लिख दो। कितना? 7882। 7882, ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन देखेंगे अलग। सर जी जनाब। सर एक बात बताओ, फिर हम अब नॉर्मल जो लॉस होता है हमारा। एक सेकंड ठहरना, एक सेकंड ठहरना। जी बताइए। अभी नॉर्मल लॉस हो रहा था तो हमने 980 कंसिडर किया है ना। एक सेकंड फिर ठहर जा बेटा, एक सेकंड फिर ठहर जा, जरा मैं इसको ठीक कर लूं पहले। सर नॉर्मल लॉस है तो मतलब ये हुआ कि हम उसको अपना कॉस्ट चेंज करके रिकवर कर लेंगे। बस एक सेकंड ठहर जा, मैं जवाब दे रहा हूँ तेरी बात का। तुम्हें भी दिख रहा है कि मैं थोड़ा सा कुछ और कर रहा हूँ काम। कौन सा क्वेश्चन हो गया, मैथ वाला हो गया। हाँ जी अब पूछो जी, अब पूछो, सॉरी बताओ, बोलो क्या अभी कह रहे हो? अब नॉर्मल लॉस में तो हम ऐसा नहीं करते हैं ना, जैसे नॉर्मल लॉस में हमने 980 कंसिडर किया है ना 1000 में से।
हाँ। तो अब नॉर्मल लॉस में हम क्यों नहीं वसूलते फिर, मतलब अपने लॉसेस को ऐसे? एबनॉर्मल लॉस जो होता है ना बेटा, उसको हम कहाँ से रिकवर करा सकते हैं? इंश्योरेंस कंपनी से, या फिर अगर ना हो इंश्योरेंस अगर ना कंपनी हो तो उसको हम P&L अकाउंट के अंदर डालेंगे ही डालेंगे, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। लेकिन तो हम नॉर्मल हाँ लॉस जो होता है ना, नॉर्मल लॉस जो होता है ना, नॉर्मल लॉस हमारी कॉस्ट को बढ़ा देता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने यहाँ पे 10 पेन बनाने थे, 10 पेन बनाए मैंने, कॉस्ट तो मैंने खर्च की 10 पेन की, लेकिन तैयार हुए कितने? सिर्फ 9 ही पेन। एक पेन खराब हो गया मेरी प्रोसेस के अंदर, तो जो 10 पेन बनाने की कॉस्ट होगी ना, उसको मैं 9 पेन को बेच करके रिकवर करने की कोशिश करूंगा, तो मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। जबकि एबनॉर्मल लॉस के अंदर क्या होता है, ये रूटीन के अंदर नहीं होता। अब कभी कभी एक पेन खराब हो जाता है एबनॉर्मल लॉस में, तो कभी कभी जो चीज खराब हो जाती है उसको मैं ये सोचता हूं कि भाई हमेशा तो नहीं हो रही थी ना, तो जो हमेशा के प्रॉफिट्स मैंने कमाए हैं उससे एडजस्ट कर देता हूं, या फिर जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उससे एडजस्ट करवा लेता हूं। तो एबनॉर्मल लॉस की रिकवरी के चांसेस हैं, इसलिए हम उसकी कॉस्ट को इंक्रीज नहीं करते, रिमेनिंग स्टॉक की कॉस्ट को। एबनॉर्मल लॉस आप देखते हो कभी कभी बिक भी जाता है कम दामों पे, लेकिन नॉर्मल लॉस एक ऐसा लॉस है जो हमेशा होगा ही होगा और डेड लॉस होगा, तो उससे हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। नॉर्मल लॉस रिकवर भी तो हो जाता है ना कॉस्ट इंक्रीज करके? नॉर्मल लॉस रिकवर हो जाता है जी, तो कॉस्ट भी तो हम चेंज कर देते हैं ना फिर गुड्स की। तो कॉस्ट से ही तो रिकवर हुआ ना जी, तो कॉस्ट तो चेंज हुई ना। कॉस्ट चेंज हुई बट वो हमें बियर तो नहीं करना पड़ा ना सर, वो बियर ही एडजस्ट तो करना पड़ा, बियर ही तो करना पड़ा। तुम खुद सोच करके देखो जैस्मिन, देखो खुद सोच करके देखो, मेरे पास में ये एक पेन था, इस पेन को मैंने बनाया है 2 रुपए में, और मैं चाहता हूं कि मैं इसे 3 रुपए में बेच दूं। अगर मेरे पास, ध्यान से सुनना मेरे इस एग्जांपल को, अच्छा प्रॉफिट कम हो जाएगा सर, समझ गई। हाँ यही मैं कहना चाह रहा था। फिर या Okay. तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। देखो सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि मैंने इसको 2 रुपए में बनाया, 1 रुपए का प्रॉफिट रख करके मैं कर रहा था, तो मैं 1 इंटू 10 करता तो मेरे 10 रुपए आ जाता प्रॉफिट 10 पेन के ऊपर। लेकिन अब सोच करके देखो, एक पेन जो है वो मेरा खराब हो गया, तो मेरा एक तो प्रॉफिट मारा गया और साथ में 2 रुपए की कॉस्ट भी मारी गई। तो जो 2 रुपए की कॉस्ट मारी गई उसको यहीं से तो एडजस्ट करूंगा, 8 रुपए आ जाएगा मेरा प्रॉफिट। यस सर। ये क्या, और मेरे कहने से पहले ही आप समझ गए। सर एक बात, हाँ जी सर एक बार इस बताना ये वाला आपकी बेटा अगर आवाज कट रही है, बहुत ज्यादा आवाज कट रही है आपकी। सर जी अब आ रही है सर? हाँ। ये जो 180 गुड्स है सर, इनका इनका कॉस्ट रखी थी 40 रुपए, तो सर हम 180 को 40 से गुना भी तो कर सकते थे। 180 को 40 से गुना भी तो कर सकते थे सर, आपने भाग क्यों करवाया 980 सर गुना फिर 100? सर ये वापस बता दो। देखना हमारे पास 40,000 कॉस्ट, 4,000 और थे, टोटल 44,000 थे। 44,000 हमने कितने गुड्स के ऊपर खर्चे हैं ये बता? 1,000 पे नहीं, 980 पे। क्यों? क्योंकि 20 यूनिट्स हम ना बेच सकते हैं और ना ही हम उसको रिकवर कर सकते हैं। पहले मेरे 44,000 रुपए जो थे, अगर ये एबनॉर्मल लॉस होता 44,000 को मैं 1,000 से डिवाइड करता, मैं कहता कि हाँ ये रिकवर हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी से एबनॉर्मल लॉस के अंदर। लेकिन अब जब रिकवर हो ही नहीं सकता, 980 से ही करूंगा कि मैंने 44,000 जो खर्च किए हैं ना, उन खर्चों को, 44,000 रुपए के खर्चों को मुझे 980 यूनिट्स के अगेंस्ट ही एडजस्ट करना है कि 980 यूनिट से ही कमाने हैं मुझे ये 44,000, इसलिए मैंने 980 से डिवाइड किया इसको। अगर मैं उन 20 यूनिट से कुछ अमाउंट रिकवर कर सकता ना, तो मैं 1,000 लिखता, लेकिन तब ये एबनॉर्मल लॉस होता, नॉर्मल लॉस नहीं होता। अगर नॉर्मल लॉस है तो मैं क्या कहता हूं कि मुझे जी अब क्या करना है, जो 44,000 रुपए मैंने खर्चे हैं ना,
वो खर्चा मुझे 980 यूनिट से ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि 20 यूनिट अब नहीं आने वाले। इस बात को हजम कर लो। तो बताओ मेरी 180 यूनिट्स के ऊपर कितने खर्चे हुए? 180 यूनिट्स के ऊपर कितने खर्चे हुए? क्योंकि सोच करके देखो, 980 मेरे पास में थे और कितने यूनिट्स में बेच चुका हूं? 800 बेच चुका हूं, तो रिमेनिंग कितने रह गए? 180 रह गए। इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया 180 से और डिवाइड किया 980 से। बात क्लियर हुई बेटा? सर आपने वहां तो 40,000 लिखा था, अब अपने आप पे 44,000 लिख अरे दिया। भाई ये 40 और 4 44 ही तो होते हैं। तो सर आपने वहां पे क्लोज स्टॉक वाले में ये देखना, 40 क्यों लिखा ये था? देखना, अरे ये देख, तू नाराज क्यों हो रही है? ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, 40 को डिवाइड किया 980 से, 4 को भी डिवाइड किया 980 से, मल्टीप्लाई किया 180 से और मल्टीप्लाई किया 180 से। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? 44,000 डिवाइडेड बाय 980 मल्टीप्लाइड बाय 180। ऐसा ही तो लिखा है ये भी। हाँ सर। जी जी। लिखा कि नहीं लिखा? हाँ जी। ठीक है। अब ये स्क्रीन पे क्या कोई कलाकारी कर रहे हो तुम लोग? तो इसको मिटाया था। सर थेफ्ट कौन सा लॉस है? ठीक है, आ जाओ जी दूसरे क्वेश्चन पे। सर हाँ जी जनाब। थेफ्ट कौन सा लॉस है? अब कौन सा लॉस है मतलब? थेफ्ट अब नॉर्मल में आएगा, नॉर्मल में आएगा। थेफ्ट हाँ एबनॉर्मल में ही आएगा सर। हम चोरी का प्रोविजन थोड़ी बना के चलते हैं। अगर रेगुलर बिजनेस के अंदर ऐसा है कि हमारा ड्राइवर कोल की चोरी कर ही लेता है जी, या ड्राइवर नहीं कोई और कर लेता है। सर प्रोविजन फॉर रिजर्व्स जो होते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी के, ये शेयर क्यों नहीं हो रहा आप लोगों को? स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रही? ये एडवर्टीजमेंट आ रही है इसके ऊपर। एक सेकंड। रोटेट भी नहीं हो रही। हाँ जी, ये नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, जो मतलब टॉपिक नहीं, चैप्टर यही है सेम। कहीं तुम सोचोगे सर आपने रोटेशन लॉक लगा रखी है क्या? मैंने रोटेशन लॉक वगैरह तो कुछ नहीं लगा रखा। क्या हुआ बेटा? ये आप लोगों को सामने दिखाई तो दे रहा है? जो मेरे पास में भी स्क्रीन आ रही है। टेढ़ा नहीं हो रहा सर। ठीक है सर। हाँ जी, when goods are consigned at invoice price। इनवॉइस प्राइस का मतलब समझते हो? Yes. इनवॉइस प्राइस का मतलब है प्राइस हायर देन कॉस्ट, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। ये कंसाइनर था, इसने गुड्स, इसकी कॉस्ट थी, कॉस्ट टू कंसाइनर 5,000 थी। अब 5,000 रुपए का माल अगर 5,000 रुपए में आगे भेज देगा तो ये मंदिर चला जाएगा बेचारा। फिर तो इसको मंदिर में जाना पड़ेगा खाना खाने के लिए। तो इसने क्या बोला, अपने कंसाइनी को सामान भेजा और कंसाइनी को क्या बोला कि सर आप इसको 7,000 रुपए में बेचना। इसको हम कहते हैं इनवॉइस प्राइस। मतलब कॉस्ट थी, उसके अंदर 2,000 रुपए का प्रॉफिट था। सर कंसाइनी को वो कॉस्ट 7,000 सर एक बार फिर से बताना। 7,000 कोट करेगा। मैं दोबारा बता रहा हूं, सुन लो। कंसाइनर था, कंसाइनर के पास इस चीज की कॉस्ट थी 5,000 रुपए। अब आज तक के क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा था कि कंसाइनर एट कॉस्ट ही कंसाइनी को भेज रहा था, लेकिन ऐसा नहीं होता, इनवॉइस प्राइस पे भेजा जाता है। तो कंसाइनर ने क्या बोला, कंसाइनर ने बोला कंसाइनी को कि ये 7,000 रुपए में बेचना सामान को। अब कंसाइनी इस चीज को जानता है कि सामान की कॉस्ट कितनी है, 5,000 है, 2,000 उसका प्रॉफिट है।
तो टोटल 7,000 जो है वो इनवॉइस प्राइस है। अब इनवॉइस प्राइस को ना हम एक प्यारा सा नाम दे देते हैं, कॉस्ट टू कंसाइनी। अगर आपके क्वेश्चन में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ था कॉस्ट टू कंसाइनी, कॉस्ट टू कंसाइनी का क्या मतलब है? इनवॉइस प्राइस के साथ। समझ में आई? प्रॉफिट मार्जिन के साथ। ओके सर। तो ये है। अब देखो देखो भाग्य की विडंबना, कंसाइनी कंसाइनर कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता है। कंसाइनर क्या बनाता है जी? कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता है। और कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर वो क्या लिख देता है? ये इसने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया, उसने लिखा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, अब की बार लिख दिया 7,000। अच्छा, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है? सर आपने सिखाया था कि कंसाइनमेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है या ट्रेडिंग अकाउंट की तरह से यूज होता है, ऐसा आपने चैप्टर की शुरुआत में बताया था। हाँ सर बिल्कुल सही। तो क्या लगता है कि इस अकाउंट के अंदर चीजें एट कॉस्ट गुड्स जो हैं वो एट कॉस्ट लिखी जानी चाहिए या फिर विद प्रॉफिट मार्जिन लिखी जानी चाहिए? प्रॉफिट मार्जिन के साथ। सर इनवॉइस प्राइस। सर कॉस्ट पे लिखी जाएगी। कोई बच्चे कहेंगे कॉस्ट पे, कोई कहेंगे प्रॉफिट मार्जिन पे। मैं कहूंगा जी प्रॉफिट मार्जिन के साथ लिखी जानी चाहिए। हाँ सर। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमने कभी भी चीजों को एट प्रॉफिट मार्जिन तो नहीं लिखा, नहीं लिखा। तो एट कॉस्ट लिखना भी जरूरी है। तो सर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि जितने अमाउंट पे माल भेजा गया है वो अमाउंट यहां लिखा जाए। लेकिन क्योंकि ये अकाउंट किसका अकाउंट है? कंसाइनर की बुक्स में बनाया जा रहा है, कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर बनाया जा रहा है। तो क्या कंसाइनर अपने आप को धोखा देते हुए ये कहेगा कि हाँ ये 7,000 रुपए का माल है? यानी कि सुन लो ध्यान से, दो रिक्वायरमेंट है, जितने अमाउंट पे भेजूंगा वो अमाउंट लिखना होगा, पहली शर्त। तो हमने लिख दिया 7,000। दूसरा क्या कहता है? दूसरी बार उसकी आत्मा खुद को कचोट रही है, कहती है नहीं यार ये ठीक नहीं है। रूल्स क्या कहते हैं कि स्टॉक जो है या परचेजेस जो है एट कॉस्ट आनी चाहिए, कभी भी विद प्रॉफिट मार्जिन नहीं आनी चाहिए। तो इसको भी हमें करना पड़ेगा। हमने क्या किया इसके लिए? हमने कहा ये 7,000 तो हमने दिखा दिया, क्योंकि गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट ट्रीटमेंट तो हमें करना है 7,000। हमने क्या कर दिया, इसको अपोजिट में यहां लिख दिया बाय गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, और यहां हमने लिख दी इसकी प्रॉफिट मार्जिन। तो ये आ गया किस पे? कॉस्ट पे। तो 2,000 रुपए मैंने यहां लिख दिया। सर क्या करने की जरूरत है ऐसा ड्रामा? क्या जरूरत है ऐसा ड्रामा करने की? आप 7,000 की जगह 5,000 ही लिख दो। नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि मुझे पता होना चाहिए मैंने कितने अमाउंट पे सामान भेजा है। और नंबर 2 रिक्वायरमेंट क्या है? इसको प्रॉफिट मार्जिन पे नहीं एट कॉस्ट लिखना भी जरूरी है। तो मैंने क्या कर दिया, साइमल्टेनियसली उसके सामने देखो, डेबिट और क्रेडिट आपस में दुश्मन होते हैं ना, अपोजिट होते हैं ना। तो मैंने यहां डेबिट साइड पे 7 लिखा, इधर क्रेडिट साइड पे 2 लिखा, तो ये ऑटोमेटिकली कॉस्ट पे आ गया। इसका मतलब दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। ये एट प्रॉफिट मार्जिन भी लिखा गया, यानी कि जिस अमाउंट पे भेजा है वो अमाउंट भी लिखा गया, और दूसरा मैंने इसके प्रॉफिट मार्जिन को कैंसिल करके इसको कॉस्ट पे भी ला दिया। दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। ठीक है सर। अब कहां कहां पे हमारे को गुड्स दिखाई देती हैं?
तो सर हमारे को गुड्स जो दिखाई देती हैं वो कई जगह पे दिखाई देती है, जैसे नंबर 1 ओपनिंग स्टॉक में, नंबर 2 गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट में, नंबर 3 क्लोजिंग स्टॉक में, नंबर 4 गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट के रिटर्न में। मतलब कि सामान पसंद नहीं आया, वापस भेज दिया, तो उसका रिटर्न भी हो सकता है। ठीक है जी। और इसके अलावा एबनॉर्मल लॉस में भी। तो इन चारों पांचों की हमारे को क्या करनी होगी, कैंसिलेशन करनी होगी ऑफ प्रॉफिट मार्जिन। और होगा क्या, बहुत सिंपल है, जहां जहां पे ये अमाउंट आते हैं, अब देखो सिंपल सी बात है कि सर हमारे पास में ओपनिंग स्टॉक कहां पे दिखाई देता है, सर ओपनिंग स्टॉक डेबिट में दिखाई देता है, तो इसकी कैंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट मार्जिन कहां दिखाई देगी, सर क्रेडिट में दिखाई देगी। गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट कहां दिखाई देता है, सर डेबिट दिखाई देता है, तो इसकी कैंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट मार्जिन कहां दिखाई देगी, क्रेडिट में दिखाई देगी। क्लोजिंग स्टॉक कहां दिखाई देता है, सर क्रेडिट में दिखाई देता है, तो इसकी कैंसिलेशन कहां दिखाई देगी, डेबिट में दिखाई देगी। सर गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट का रिटर्न कहां दिखाई देता है, सर क्रेडिट में, तो इसकी कैंसिलेशन कहां दिखाई देगी, डेबिट में दिखाई देगी। सिंपल है, सिंपल है। अच्छा जी, अब आगे की बात, हम ना 2 नाम देते हैं, इसको हटाता हूं यहां से। हम ना 2 नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर जो गुड्स सेंड है ना, ड्यूरिंग द ईयर जो गुड्स सेंड है ना, एंड गुड्स रिटर्न है, इनके लिए हम अकाउंट ओपन कर देते हैं गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। और ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम कैंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट मार्जिन के लिए स्टॉक रिजर्व अकाउंट ओपन कर देते हैं, यानी कि इनको इस नाम से जाना जाता है। ये नोट कर लो, वैसे जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ, आपके असाइनमेंट में लिखा हुआ, अभी पढ़वा दूंगा। तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के लिए प्रॉफिट मार्जिन को किस नाम से जाना जाएगा, स्टॉक रिजर्व अकाउंट से जाना जाएगा। और गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंड और रिटर्न के लिए हम प्रॉफिट मार्जिन को किस नाम से जानेंगे, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से ही जानेंगे। अच्छा जी, अब आओ जर्नल एंट्री लिख लेते हैं, जर्नल एंट्री देख लेते हैं। लिखने की इच्छा हो तो लिख भी सकते हैं आप लोग, लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको भी और मेरे को भी। अब लैपटॉप को लग गई भूख। हाँ जी, ये देखना, ये रहा हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है जी, मैंने लिखा यहां पे 2 गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, तो मैं इसकी प्रॉफिट मार्जिन कहां लिखूंगा, सर क्रेडिट साइड पे लिखूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, बाय गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। जैसे मैंने अभी बताया था ना 7000, तो यहां लिख दिए मैंने 2000,
अब क्या जर्नल एंट्री तुम्हारे सामने आ रही है? कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, और गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या एंट्री लिखी हुई है? गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये लिखी हुई है। अच्छा जी, अच्छा जी, आगे चलते हैं, इसको हटाते हैं यहां से। ठीक, ये मेरा फिर से कंसाइनमेंट अकाउंट, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस मान लो दिया हुआ है, मान लो दिया हुआ कुछ ओपनिंग बैलेंस, वैसे आज तक क्वेश्चन में आया नहीं। ओपनिंग स्टॉक, इसके अंदर भी प्रॉफिट मार्जिन होती है ना, इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन होती है। तो हम क्या कहते हैं, हमने ये बोला कि मान लो ये 70,000 रुपए का था, तो इसकी प्रॉफिट मार्जिन कहां पे आएगी? यहां पे आएगी। और मैंने क्या बोला था, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम कौन सा अकाउंट ओपन कर देंगे? स्टॉक रिजर्व। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट। मान लो 70,000 रुपए के अमाउंट के अंदर कितनी प्रॉफिट मार्जिन थी? 20,000 रुपए की, मान लो। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या बन गई? मेरी जर्नल एंट्री बन रही है स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। देखो ये जर्नल एंट्री क्या लिखी हुई है, स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है। अच्छा, कंसाइनमेंट अकाउंट में मेरा क्लोजिंग स्टॉक कहां आता है? सर बाय क्लोजिंग स्टॉक। मान लो मेरा सर क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक तो इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट भी हो सकता है ना? थोड़ा सा तेज बोलो। सर क्लोजिंग स्टॉक तो इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट भी हो नहीं आ रही सकता है ना? आवाज, नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही। सर वो ये कह रही है कि क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंटरीज ऑन कंसाइनमेंट भी हो सकता है ना? हाँ, इन्वेंट्री विद कंसाइनी ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके सर। ठीक है ना? हाँ, सर जो हम लास्ट में अनसोल्ड स्टॉक निकालते हैं और ये क्लोजिंग स्टॉक सेम ही है ना? हाँ ये तो सेम है, यही है बेटा, इसी को कहते हैं। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखा जाता है? सर क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। इसकी प्रॉफिट मार्जिन को कैंसिल करना होगा तो कहाँ लिखूंगा? इधर लिखूंगा। और ओपनिंग और क्लोजिंग नाम क्या रखा हुआ है हमने? स्टॉक रिजर्व। मान लो ये 1,00,000 रुपए का था और इस पे प्रॉफिट मार्जिन जो थी वो 25,000 थी, मान लो। तो मैंने क्या एंट्री मेरी बन गई? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। देखो क्या एंट्री लिखी हुई है, यही एंट्री लिखी हुई है, ये वाली एंट्री, वो पहले वाली थी। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर मैंने कुछ गुड्स रिटर्न किए तो जब भेजता हूं तो कहां पे आते हैं? यहां पे आते हैं डेबिट साइड पे, टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। वो मैंने ऊपर सिखाया था अभी। तो उसकी प्रॉफिट मार्जिन कहां आती है? यहां आती है, बाय गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, यहां आती है। ये हमने ऊपर सीख लिया था अभी। अब अगर मैं रिटर्न करूंगा, जब भेजता हूं तो इस अकाउंट को डेबिट करता हूं, रिटर्न होगा तो ये अकाउंट क्या हो जाएगा जी? क्रेडिट हो जाएगा। रिटर्न आ गया मेरे पास में, तो मैंने क्या किया? बाय गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। मान लो मेरा 10,000 रुपए का सामान वापस आ गया, ये रिटर्न है। तो इस रिटर्न की लोडिंग यानी कि प्रॉफिट मार्जिन कहां लिखी जाएगी? डेबिट साइड पे लिखी जाएगी। और किस नाम से लिखी जाएगी? टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट के नाम से लिखी जाएगी। मान लो इसके ऊपर मेरी प्रॉफिट मार्जिन थी 2,000 रुपए, 10,000 के ऊपर थी 2,000 प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है जी। तो यहां पे इसकी क्या एंट्री दिखाई दे रही है तुम्हारे को?
रिटर्न वाले अमाउंट की, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये यहाँ लिखी नहीं हुई लेकिन फिर भी मैंने समझा दी। कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे क्या लिखा हुआ है, टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, यानी कि एंट्री क्या बन जाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। किस चीज की एंट्री है ये सर, प्रॉफिट मार्जिन को कैंसिल करने की एंट्री है। ठीक है जी, एट कॉस्ट पे लाने की एंट्री है। कौन सी गुड्स को, रिटर्न्ड गुड्स को। ठीक है सर। और एक चीज मैंने और बोली थी जी अपने पास में, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कहाँ आता है मेरे पास में, अब 2 मिनट के लिए हटा देते हैं वरना खिचड़ी बन जाएगी। या इसको हटाने की बजाय हम एक नया अकाउंट भी बना सकते थे, नया ही बना देते हैं। ये रहा जी मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट। बोलो जी, एबनॉर्मल लॉस कहाँ आता है सर, क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे आता है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस, मान लो मेरा एबनॉर्मल लॉस हो गया है 5,000 रुपए का, तो इसकी प्रॉफिट मार्जिन कहाँ कैंसिल होगी सर, डेबिट साइड पे होगी। ठीक है जी, ओके। टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, इसकी प्रॉफिट मार्जिन थी। अच्छा हाँ, मैं बोलना ही भूल गया कि यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, स्टॉक रिजर्व अकाउंट। गुड्स सेंड और गुड्स रिटर्न के लिए कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। और एबनॉर्मल लॉस की सारी कैलकुलेशंस कहाँ होती हैं सर, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में ही होती है। जब हमने वो अकाउंट ओपन किया तो उसका कारण ही यही है। तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर मान लो 5,000 रुपए का जो मेरा एबनॉर्मल लॉस था एट प्रॉफिट मार्जिन, उसके ऊपर मान लो मेरा 1,000 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन था, तो मैं इसको यहाँ पे डेबिट साइड पे हटाऊंगा। देखो एंट्री क्या बन जाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट 1,000 रुपए से, ये एंट्री लिखी। ठीक है जी। अब देखो इस वाले क्वेश्चन, क्लियर नहीं हुआ। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्या हुआ, क्लियर नहीं है सर, रिपीट कर दो। एबनॉर्मल लॉस वाला, हाँ जी। हाँ मैं दोबारा बता देता हूँ। मैंने कल एक क्या बात बोली थी, ये मैंने हटा दिया, भगा दो इसको, सारे को भगा दो। मैंने कल एक क्या कसम दिलवाई थी तुम लोगों को कि एबनॉर्मल लॉस का हम अलग से अकाउंट बना दें। ठीक है जी, एबनॉर्मल लॉस का हम अलग से अकाउंट बना देंगे। यस सर। ये मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट, इसमें मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। और ये एबनॉर्मल लॉस क्या है, विद प्रॉफिट मार्जिन है, क्योंकि सारी चीजें पूरे अकाउंट के अंदर जब से सामान शुरू हुआ तब से लेके अब तक सब कुछ विद प्रॉफिट मार्जिन था ना, तो ये भी विद प्रॉफिट मार्जिन ही होगा। ओके सर। तो एबनॉर्मल लॉस मेरा था मान लो 5,000 रुपए का। सबसे पहला सवाल मेरा कि सर मुझे ये बताओ कि ये एबनॉर्मल लॉस अगर एट विद प्रॉफिट मार्जिन क्रेडिट साइड पे आता है तो इसकी प्रॉफिट मार्जिन की कैंसिलेशन अपोजिट साइड होती है ना, हमेशा से यही देखते आए हम लोडिंग के लिए, लोडिंग को प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2। अब 2 लिखने के बाद ना हमारे को ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि क्या लिखूं, क्या ये गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट के नाम से लिखूं, क्या गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट रिटर्न के लिए लिखूं, क्या ये ओपनिंग स्टॉक लिखूं या क्लोजिंग स्टॉक रखूं। तो मेरा दिल क्या कहता है, कहता है इनमें से तो ये कोई भी नहीं है, ना तो ये ओपनिंग स्टॉक है ना क्लोजिंग स्टॉक है, ना ही ये गुड्स सेंड है ना ही ये गुड्स रिटर्न है, ये तो एबनॉर्मल लॉस है। और सर ने हमें पिछली क्लास में कसम दिलाई थी कि एबनॉर्मल लॉस से जुड़ी हुई सारी की सारी एडजस्टमेंट हम एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में करेंगे, चाहे वो इंश्योरेंस क्लेम ही क्यों ना हो। तो हमने कहा इसका मतलब इसका प्रॉफिट मार्जिन भी कहां पे कैंसिल होने वाला है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में ही होने वाला है। मान लो इसका प्रॉफिट मार्जिन 1,000 रुपए था,
अब ये मेरा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, मैंने यहां पे बड़ी शान से लिखा कि मेरे कंसाइनमेंट अकाउंट से कितना अमाउंट था, 5,000 रुपए का था। मैंने यहां पे बड़ी शान से लिख दिया कि मेरा एबनॉर्मल लॉस कितने का हो गया है, 5,000 रुपए का हो गया। लेकिन अंदर से मेरा मन जानता है कि ये विद प्रॉफिट मार्जिन है। सच्चाई तो नहीं है ना। सच्चाई तो क्या होती है, लॉस को लॉस कब कहता हूं, जब वो एट कॉस्ट हो। सीधी सी बात है। और आज तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, आज से पहले की जितनी भी क्लासेस में, सब एट कॉस्ट होते थे। तो हमने कुछ ऐसा किया राइट सर। अब अंदर से मेरा मन गवाही दे रहा है कि नहीं दिवाकर, ये 5,000 रुपए का लॉस नहीं है, तो दुनिया को धोखा दे सकता है, अपने आप से नहीं भाग सकता। तो मैंने कहा ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसकी प्रॉफिट मार्जिन यहां कैंसिल करता हूं बाय कंसाइनमेंट अकाउंट लिख करके 1,000। तो देखो अपने आप ये 4,000 रुपए पे आ गया ना। अब मान लो इससे मुझे कुछ इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो गया। अगर मेरे को कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो जाता है तो मैं क्या लिखता हूं, बाय P&L अकाउंट इंश्योरेंस क्लेम। अच्छा मैं इसको यहां से हटाता हूं, बाय P&L अकाउंट, बाय इंश्योरेंस क्लेम। क्लियर सर। अगर मेरे को कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट भी कहां होगा सर, उसका एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में। उसका ट्रीटमेंट भी एबनॉर्मल लॉस के अंदर ही होगा। भाई मेरा 5,000 रुपए का लॉस था विद प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन मैंने कैंसिल कर दी, मेरा लॉस कितने का रह गया सर, सिर्फ 4,000 रुपए का रह गया। ठीक है, अब इंश्योरेंस कंपनी आती है देवता बनकर के और मुझे 3,000 रुपए दे देती है। तो इसका मतलब मेरा नेट लॉस कितने का रह गया, इसका मतलब मेरा लॉस और कम हो गया ना। देखो 4,000 तो पहले ही हो गया था, 4 में से अब 3 इंश्योरेंस कंपनी ने उठा लिया। तो इसका मतलब मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कितना लॉस गया, 1,000। तो ये देखो सारा का सारा ट्रीटमेंट मैंने कहां किया, कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं किया, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में किया। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में किया। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी ग्रॉस वैल्यू यहां पे ट्रांसफर की थी, नेट वैल्यू नहीं की थी। और ग्रॉस से फिर मैंने 1,000 रुपए की एडजस्टमेंट की, फिर एक और एडजस्टमेंट की कि इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे 1,000 दे दिया। और अब सच में जानूं तो सच में कितना लॉस है मेरे पास, सिर्फ 1,000 रुपए का है सर। कोई अगर कहता है कि मेरा एबनॉर्मल लॉस 5,000 का है तो वो झूठा है। मेरा एबनॉर्मल लॉस सिर्फ 1,000 रुपए का रह गया। जैस्मिन जी मेरी बात समझ में आई आपको? क्लियर सर। ठीक है सर। हाँ जी सर। सर लेकिन बुक में तो मतलब ना तो इंश्योरेंस का मतलब दिखा है। मेरे से कल सन्नी की बहुत देर तक बात हुई थी। अब जरा इस पे भी ध्यान देना क्योंकि मैं सन्नी की प्रॉब्लम भी उठाऊंगा। अच्छा हुआ ये बीच में बोल पड़ा, मेरे को याद आ गया। कल मेरी ना इससे बहुत देर तक बात हुई थी इसके बारे में। मैं सारी सिचुएशन आपको बताता हूँ। आपकी बुक में ना क्वेश्चन के अंदर पता है इन्होंने मेरे को सेंड किया, उसमें पता है क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना। अब मैं कोई इनवॉइस प्राइस की बात नहीं कर रहा, ये ना कंसाइनमेंट अकाउंट दिया हुआ आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। मान लो एक का एबनॉर्मल लॉस था, आपका एबनॉर्मल लॉस था 5,000 रुपए का और ये एट कॉस्ट ही था क्योंकि आज से पहले वाले क्वेश्चन हमने एट कॉस्ट वाले किए ना, तो ये उन्होंने भेजा था, वही भेजा था। ठीक है ना? तो एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है एट कॉस्ट 5,000 रुपए का। इसमें लिखा हुआ है कि सर इंश्योरेंस क्लेम हमें रिसीव हो गया 1,000 रुपए का या 4,000 रुपए। अब कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर आप डिस्क्लोज कर रहे हो कि एबनॉर्मल लॉस हो गया 5,000 रुपए का। ये हमारा क्या अमाउंट है, ये हमारा ग्रॉस अमाउंट है, ग्रॉस। और अगर मैं एडजस्ट कर देता हूं 4,000 रुपए तो 1,000 रुपए एडजस्ट करने के बाद ये क्या हो जाता है, नेट एबनॉर्मल लॉस पे आ जाता है। अब बुक में पता है क्या किया हुआ है, बुक में इन्होंने दिखाया हुआ है नेट वैल्यू पे, बुक में इन्होंने दिखाया हुआ है नेट वैल्यू पे कि एबनॉर्मल लॉस 1,000 रुपए है ना। सन्नी जी क्या मैं सही कह रहा हूँ? सर ये एक क्वेश्चन में नहीं, सभी क्वेश्चन में से दिखा रखा है। एक बार थोड़ा तेज बोल।
सर ये एक क्वेश्चन में नहीं, सभी क्वेश्चन में ऐसा दिखा रखा है। अच्छा ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ इंश्योरेंस क्लेम 4000 है। 4000। इसका मतलब यहाँ पे पता है क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं इंश्योरेंस क्लेम का कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर ही, और एबनॉर्मल लॉस को एट नेट वैल्यू दिखा रहे हैं। मतलब बुक के अंदर ऐसा किया हुआ है, जबकि रूल्स क्या कहते हैं कि आपने जब एक बार ये एबनॉर्मल लॉस अकाउंट ओपन कर लिया तो आप उससे रिलेटेड सारी की सारी एडजस्टमेंट जो है ना एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में ही करेंगे। रूल्स ये कहते हैं, ठीक है जी, रूल्स ये कहते हैं, और मैं रूल्स के हिसाब से चलता हूं, इसलिए मैंने एबनॉर्मल लॉस अकाउंट हर क्वेश्चन में बनाने की आपसे बात कही है। बाकी देखो सोचने वाली बात ये है, गलत मैं भी नहीं हूं, गलत जो इसके अंदर दिया हुआ वो भी नहीं है, दोनों की अप्रोच अलग है, और मेरी अप्रोच जो है वो रूल के हिसाब से है, जो थ्योरेटिकली लिखा हुआ है वही मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूं। लेकिन यहाँ पे थ्योरेटिकली कुछ और बुक में और प्रैक्टिकली कुछ और किया हुआ, ये रीजन है सर। आपको जो भी अपनाना हो आप लोग अपना सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से फिर कहूंगा कि आप लोग जो हैं मेरे साथ में जो थ्योरेटिकली अप्रोच है उसी को प्रैक्टिकल के अंदर ही अप्लाई कीजिए। सर एक डाउट है, जैसे आजकल कहते हैं कंप्यूटराइज चेकिंग होती है पेपर की। थोड़ा सा तेज बोल सर जैसे आजकल कहते हैं ना कंप्यूटराइज चेकिंग हो रही है पेपर्स की। कंप्यूटराइज चेकिंग हो रही है पेपर की, मैनुअली होगी सर। कुछ टीचर्स कह रहे हैं कि नहीं सर कंप्यूटराइज ही होगी, हुई थी अभी ये दिसंबर और जनवरी कह वाले रहे थे कि लॉ का भी कहते हैं कंप्यूटराइज्ड होता है, बट कहते पता नहीं कैसे क्या सिस्टम, उन्होंने भी यही बोला। थोड़ा सा तेज बोलना बेटा, मेरे को आपकी बात पूरी समझ नहीं आई। सर जैसे अब अगर कंप्यूटराइज चेकिंग हो गई, क्योंकि कुछ टीचर्स कह रहे हैं कि अब कंप्यूटराइज चेकिंग हो रही है, तो सर तब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती? नहीं, उसके अंदर एक बात, अगर देखो मैं आपको ये कहता हूँ, कंप्यूटराइज चेकिंग की अगर कोई बात आती है, कंप्यूटराइज चेकिंग की अगर कोई बात होती है तो उसके अंदर एक पैटर्न सेट होता है हमारे पास में, उसके अंदर हमारे पास में एक पैटर्न सेट होता है। और मैं तो ये कहता हूं कि देखो सर, थ्योरी और प्रैक्टिकल अप्रोच दोनों एक जैसी ही रखो तो सही है हमेशा, बाकी आपकी मर्जी है, जो मर्जी अप्रोच आप फॉलो करो। अब दिक्कत आएगी या नहीं आएगी ये तो मैं आपसे अगले वाले बैच को बता पाऊंगा, आप लोगों के साथ जो भी सीन होगा उसके हिसाब से। सर ये खुद ओवर रूल हो जाते हैं और फिर नंबर काट देते हैं। सर ये कंप्यूटराइज सिस्टम तो गलत है ना फिर? भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं केवल पढ़ा सकता हूँ। राइट सर। अच्छा देखो, तो ये हमारी जो है वो जनरल एंट्री। अच्छा देखो, अब यहाँ पे ना क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आज जी पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना सबको? कृष्णा इंजीनियरिंग कंपनी सेंड 500 टेबल फैन at 600 per fan to Suman Electricals store at invoice price with which is 25% above the cost price। बिल्कुल आंसर नहीं देखेंगे, जो आंसर देखेगा उसको पाप लगेगा। मुझे आप एक बात बताइए कि हमारा सेलिंग प्राइस कितना परसेंट है? क्या हमारा सेलिंग प्राइस 125% है क्या? देखो अच्छा मैं दोनों ऑप्शन दे देता हूं आपको। क्या मैं ये मानूं कि मेरी कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 25 है और सेलिंग प्राइस 125 है, या फिर मैं ये मानूं कि मेरी कॉस्ट 75 है, प्रॉफिट 25 है और सेलिंग प्राइस 100 है। फर्स्ट सर। सर फर्स्ट भाई कोई फर्स्ट वाला हो तो प्लीज बता दो। नो सर। मतलब मेरा मन कर रहा है कि यार पूछ लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सर हमें कैसे पता लगेगा? बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन, सर हमें कैसे पता लगेगा?
यहां लिखा हुआ हो ना क्लियर हो रहा है ना, कॉस्ट प्राइस, ये लिखा है ना अबव द कॉस्ट प्राइस, इसको मानो बेस, और जो बेस होता है ना वो होता है 100। और ये इक्वेशन तो दुनिया जानती है कि कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट ऐड होता है तो सेलिंग प्राइस बनता है, ठीक है ना। तो कॉस्ट को मानेंगे बेस, और कॉस्ट अगर बेस होगी तो बेस हो जाएगा 100, प्रॉफिट उसके ऊपर ऐड होगा, सेलिंग प्राइस 125 आ जाएगा। ठीक है जी। सर आप हमें इतना लल्लू समझते हो क्या? हमें तो पहली बार में ही समझ में आ गई थी, लेकिन चलो कुछ लल्लू ये भी करते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं जी। कंसाइनर पेड 5000 फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस, यानी कि टोटल 7000 रुपए, और कंसाइनी ने अकाउंट सेल शो की, यानी कि बता रहा है वो कि 400 फैन उसने 800 रुपए के बेच दिए। 800 रुपए पर फैन के बेचे, 800 रुपए में नहीं बेचे, 800 रुपए पर फैन में बेचे हैं। और साथ ही उस भाई साहब ने एडवर्टीजमेंट की है 1000 रुपए की, गोडाउन रेंट पे किया है 500। अच्छा कंसाइनी ने रिसीव किया 5% कमीशन ऑन इनवॉइस प्राइस एंड 20% ऑन अबव द इनवॉइस प्राइस। मुझे आप एक बात बताइए, ये 20% ओवर एंड अबव द इनवॉइस प्राइस को कमीशन को कहते क्या है? कौन सा कमीशन होता है? ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन, बिल्कुल सही जवाब, ओवरराइडिंग कमीशन कहते हैं, डेल क्रेडिट कमीशन मत बोल देना। अच्छा जी, प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एट इनवॉइस प्राइस, इसको यहां से भगाते हैं। तो ये हम खुद कर ले पहले। आप अच्छा इतने अच्छे हो तुम, ठीक है करो, एक बार ट्राई करो। ओके सर। हाँ जी चलो देखते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास में क्या है, 600 रुपए का, 600 रुपए पर फैन बेचा गया, कितने? 500 फैंस, तो हमारा कितना हो गया? 500 इंटू 600, 3 लाख रुपए। अच्छा अब इसकी इनवॉइसिंग लिखनी है मैंने, और मैंने बोला था इनवॉइसिंग का मतलब प्रॉफिट मार्जिन अपोजिट साइड पे लिखनी है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन इसके अंदर इंक्लूड है। तो मैंने कहा जी 3 लाख रुपए का 25/125, ये समझ में आता है आपको? भाई सिंपल सी बात है कि सर 3 लाख रुपए अपने आप में 125% है, तो बताइए 25% कितना होगा? वो कितना आ जाएगा जी? 60,000 रुपीज। ठीक है, तो दूसरी एंट्री मैंने बाय गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 60,000 रुपीज से कर दी, प्रॉफिट मार्जिन के साथ, प्रॉफिट मार्जिन की कैंसिलेशन कर दी। ठीक, अच्छा आगे देखो जी, लिखा है कि कुछ खर्चे किए गए, कंसाइनर ने खर्चे किए कितने? 5,000 रुपए फ्रेट के, 2,000 रुपए पैकिंग चार्जेस के। तो यहां पे उसकी एंट्री कर दी टू कैश, सॉरी टू कैश अकाउंट, 7,000 रुपए से हमने एंट्री कर दी। कंसाइनी ने भी कुछ खर्चे किए, क्या खर्चे किए? एडवर्टीजमेंट 1,000 और गोडाउन रेंट 500, यानी कि 1,500। तो कंसाइनी के नाम से हमने लिख दिया कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू सुमन इलेक्ट्रिकल 1,500 रुपए यहां पे। ठीक है जी। अच्छा अब ये बताया गया कि उसने 400 फैंस बेच दिए 800 रुपए के, बोला क्या था हमने? 600 रुपए में बेचना, कर दिया कितना उसने? 800 रुपए में। तो हमने सेल लिख दी, सेल की एंट्री क्या लिख दी जी? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो यहां पे मैंने लिख दिया बाय सुमन इलेक्ट्रिकल स्टोर्स, कितने का? 400 पंखे बेच दिए, 400 फैंस बेच दिए उसने 800 रुपए के, यानी कि 3,20,000 रुपए की उसने सेल कर दी। अब हमें निकालनी है इसकी कमीशन। कमीशन 5% तो नॉर्मल है, यानी कि कमीशन की कैलकुलेशन देख लेते हैं सर, कि 3,20,000 रुपए पे तो हमारे को 5% मिलेगा। नहीं सर। क्या नहीं सर? सर 240 पे मिलेगा। क्या जी क्या?
240 पे मिलेगा। नॉर्मल सेल, अच्छा एक बारी फिर से पढ़ लेते हैं इसको। हाँ कंसाइनी रिसीव कमीशन 5% ऑन इनवॉइस प्राइस। बिल्कुल सही। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना। अगर यहां पे ये नहीं लिखा हुआ था ऑन इनवॉइस प्राइस, यहां पे क्या लिखा हुआ होता, कंसाइनी रिसीव कमीशन 5% या फिर 5% सेलिंग प्राइस है, ऐसा लिखा हुआ होता, तो बताओ हम कितने पे देते? तो हम सर 3,20,000 पे देते, क्योंकि जनरल उसने सेल कितनी की है, 3,20,000 की है। लेकिन यहां स्पेसिफिकली लिखा हुआ है बच्चों, यहां स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि 5% तो इनवॉइस प्राइस पे मिलेगा, 5% सिर्फ इनवॉइस प्राइस पे मिलेगा। तो हमारा इनवॉइस प्राइस कितना था, हमें उसको निकालना पड़ेगा। सर उसने कितने यूनिट बेचे हैं? उसने बेचे हैं सर 400 यूनिट्स। दाम कितना था? 600 रुपए का। यानी कि इनवॉइस प्राइस कितना था? 2,40,000 रुपए। बच्चों मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान देना इस बात पे। अगर यहाँ पे, क्योंकि 99% क्वेश्चंस के अंदर यही लिखा हुआ होता है कि नॉर्मल कमीशन मिलेगी। अगर यहाँ पे लिखा होता ना नॉर्मल कमीशन और 20% ऑन ओवर राइडिंग, 20% ओवर राइडिंग कमीशन, तो बच्चों नॉर्मल कमीशन हम कितने पे देते? 3,20,000 रुपए पे ही देते। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है जी। तो 2,40,000 इसलिए क्योंकि यहाँ पे इनवॉइस प्राइस लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली। तो 2,40,000 के ऊपर हमने दे दिया कितना सर? 5%, 12,000। अच्छा एक नंबर ये। दूसरा नंबर, इसने 400 पीस बेचे हैं और एक्स्ट्रा में कितने पे सर? 200 रुपए एक्स्ट्रा पे। भाई उसने 800 में बेच दिया ना, 600 हमने उसको बोला था और उसने 800 में बेच दिया, तो एक्स्ट्रा कितना है? 200। तो कितना हो गया ये? 80,000। ओवर राइडिंग कमीशन होती है, ओवर राइडिंग कमीशन हम दे देंगे इसको कितना परसेंट? 20%। 16,000। तो ये दोनों अमाउंट कितने हो गए? 28,000। 28,000 है। 28,000 था नहीं, पहले वाला तो पहला कौन था सर? 1,000 12,000 सर दोनों मिला के 28 हो गए। और दूसरे वाला कितना है? 16। तो टोटल कितना हो गया? 28,000। ठीक है जी, टोटल हो गया 28,000। ये इनवॉइस प्राइस वाला पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? तो टोटल हमारे पास में यस सर 28,000 रुपए का कमीशन हमने दे दिया। और कमीशन की एंट्री क्या हो गई सर? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू सुमन, यानी कि कंसाइनी अकाउंट 28,000। ठीक है सर, ओके, कमीशन हो गया। अब बाकी कुछ नहीं रहा, अब क्लोजिंग स्टॉक को देखेंगे। सर देखो सिंपल सी बात है कि हमने कितने टेबल फैन भेजे थे? 500। बिक कितने गए? 400। तो रह कितने गए? 100। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसको हटा देता हूं मैं यहां से और यही कर लेते हैं। अनसोल्ड स्टॉक, सर कॉस्ट कितनी थी इसकी? कॉस्ट नहीं, सेलिंग प्राइस, क्योंकि हमें प्रॉफिट मार्जिन 600 सर। सेलिंग प्राइस कितना था? 100 पंखों का 600 रुपए था ना मेरे ख्याल में बच्चे? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, 600। यानी कि इसका सेलिंग प्राइस कितना था? क्योंकि अब की बार ये क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस में है, इस वजह से। तो ये कितना हो गया? 60,000। यस सर, 60,000 ही हुआ ना? ठीक है जी। अब इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूं प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर। 7,000 थे कितनों के ऊपर? 500 के ऊपर। तो बताओ 100 के ऊपर कितने होंगे? 1,400। 1,400। ठीक है जी, 1,400। अच्छा कंसाइनी ने भी कुछ एक्सपेंस किए थे।
कंसाइनी ने क्या रेकरिंग थे वो, बट एडवर्टाइज वो सेलिंग किया थे था और गोडाउन रेंट किया था, ये दोनों ही एक्सपेंसेस रेकरिंग नेचर के थे, तो ये नहीं आएंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास में? टोटल हो जाएगा सर 61,400। ये आ गया ऊपर 61,400। अब बच्चे पता है क्या करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो 61,400 है ना, इसके ऊपर लगा देते हैं जी प्रॉफिट मार्जिन। सर कितनी गलत बात है, प्रॉफिट मार्जिन तो 600 रुपए के ऊपर थी ना सिर्फ। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें प्रॉफिट मार्जिन किसके ऊपर निकालनी है? इस 60,000 के ऊपर निकालनी है। गलती से भी 61,400 के ऊपर मत निकाल देना, क्योंकि उसके अंदर 1,400 के तो एक्सपेंसेस थे, एक्सपेंसेस के अंदर थोड़ी ना प्रॉफिट मार्जिन है। राइट सर, ठीक है, तो 60,000 के ऊपर हमने निकालनी है। तो 60,000 का अमाउंट है हमारे पास, और ये अपने आप में कितना है? 125% है। तो बताओ 25% कितना होगा? कितना आ गया ये? 12,000। 12,000। तो इसके लिए क्या एंट्री बनाएंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। स्टॉक रिजर्व अकाउंट। तो देखो ये लिखी हुई है। सर दोबारा बताना सर दोबारा बताना स्टॉक रिजर्व वाली। बता रहा हूं बेटा। सबसे पहली बात जो मैंने बोली ना, कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, 61,400 के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन निकाल देते हैं। हमें 61,400 के ऊपर नहीं निकालनी, क्योंकि 61,400 के अंदर तो हमारे एक्सपेंसेस भी इंक्लूड थे। एक्सपेंसेस के ऊपर, एक्सपेंसेस के अंदर थोड़ी ना प्रॉफिट मार्जिन होती है। प्रॉफिट मार्जिन तो इस 600 रुपए के अंदर है। तो 600 रुपए 100 यूनिट पे, यानी कि ये 60,000 के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन है। तो 60,000 अगर अपने आप में 125% है, तो बताओ 25% कितना होगा? आंसर इज 12,000। सन्नी मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सर देखो अनसोल्ड स्टॉक कहां लिखा हुआ है? क्रेडिट साइड पे। तो इसकी जर्नल एंट्री कहां होनी चाहिए? कैंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट मार्जिन की सर डेबिट साइड पे होनी चाहिए। और ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को हम किस नाम से बुलाते हैं? प्रॉफिट मार्जिन को सर स्टॉक रिजर्व के नाम से बुलाते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। कितना? 12,000। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना ही कोई गुड्स रिटर्न थे, ना ही कोई एबनॉर्मल लॉस था, तो और कोई प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे है ही नहीं। तो हमारे पास में बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई सर? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 92,900 का हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया, यानी कि हमारा प्रॉफिट आ गया। और ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो। सर यहाँ प्रॉफिट गलत दिया है। प्रॉफिट गलत दिया हुआ है? नहीं सर, प्रॉफिट ठीक है, मैंने कॉस्ट को निकाला था सर। चाहिए बिल्कुल। मैंने कॉस्ट भी निकाला था, उससे टाइप करने वाला इंसान ही है, हो सकता है उससे कोई टाइपिंग एरर हो गया। चेक कर लो आप। सर एक बात बताओ। हाँ जी सर। सर अगर इस क्वेश्चन में मान लो अगर कंसाइनी के पास लॉस हुआ होता और इंश्योरेंस कंपनी 12,000 दे देती, मतलब कुछ भी दे देती। एक बारी सन्नी थोड़ा सा तेज बोल। सर अगर इस क्वेश्चन में हाँ कंसाइनी के पास अगर लॉस हुआ होता और इंश्योरेंस कंपनी दे देती, तो वो एंट्री होती? अगर कंसाइनी के पास में कोई लॉस हुआ होता और इंश्योरेंस कंपनी कंसाइनी को दे देती, हाँ, तो इसके अंदर कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर कोई एंट्री नहीं आती सर। ठीक है। अच्छा जी, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, वो वाला जो लॉस होता ना, वो लॉस गोडाउन वाला लॉस होता, गोडाउन वाला लॉस। हाँ सर वही। हाँ, अगर ट्रांजिट वाला होता तो आती है एंट्री। ठीक है। अच्छा जी सर। अच्छा, आप इसके बाद में फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक। हाँ जी मैडम बताइए। सर एक बार वापस बता देना है 25% ऑफ प्रॉफिट, एक बार वापस बताना। ये हम पहले भी करते थे ना। एक सेकेंड देख, एक बात मानती हो कि कॉस्ट जो है उसके अंदर अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देता हूं, प्रॉफिट ऐड कर देता हूं, तो ये क्या बन जाता है? मेरा सेल्स प्राइस बन जाता है। इस बात को मानती हो?
हाँ जी बच्चे, सर वापस कॉस्ट के अंदर अगर प्रॉफिट, कॉस्ट के अंदर दिख अगर नहीं रहा। प्रॉफिट ऐड कर देता हूं तो ये मेरा सेल्स प्राइस कॉस्ट मानती हो? बेटा मेरे को आपका रिप्लाई नहीं आ रहा। यस सर। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आती है सर हमारे को। अब जब भी क्वेश्चन के अंदर तुम्हें ये लिखा हुआ हो ना कि कंसाइनर अर्निंग 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट लिखा हो ना, तो आप कॉस्ट को क्या मान लेंगे? 100। अगर लिखा हो ना 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स प्राइस, तो आप इक्वेशन यही रखेंगी। इस केस में आप सेल्स को 100 मान लेंगे, यानी कि यहां जो बेस दिया होगा ना, कॉस्ट दिया है तो कॉस्ट को 100 मानो, सेल्स दिया है तो सेल्स को 100 मानो। अब ये तो दुनिया जानती है कि कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड होता है तब सेल्स आती है, ये इक्वेशन तो सेम रहेगी। इसका मतलब अगर कॉस्ट 100% है, प्रॉफिट कितना है सर? 25% है, तो मैं जाके प्रॉफिट में लिख देता हूं 25। अब 100 में 25 ऐड हुआ तो ये कितना हो गया? 125। लेकिन इस केस के अंदर सेल्स 100 है और प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट सर 25% है, तो प्रॉफिट को कहां लिखूंगा? प्रॉफिट के सामने लिखूंगा। अब यहां से मैं ऊपर जाऊंगा तो 100 में से 25 माइनस हो जाएगा और कॉस्ट कितनी रह जाएगी जी? 75। बैलेंसिंग फिगर, ये रूल है हमारा। अब मेरे क्वेश्चन के अंदर ये सेकंड वाला पार्ट नहीं था, फर्स्ट वाला पार्ट था। तो मैंने क्या बोला जी? मैंने बोला कि मैंने 3 लाख रुपए का सामान भेजा है। 3 लाख का सामान क्या है जी? मेरा सेल्स प्राइस है, मानती हो? यस सर। 3 लाख यदि 125% है तो मुझे जो रिवर्स में एंट्री लिखनी है, अपोजिट साइड पे एंट्री लिखनी है, वो प्रॉफिट मार्जिन की लिखनी है ना। तो प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 25%। यदि 3 लाख अपने आप में 125% है तो ये 1% पे आ गया ना, डिवाइड किया तो। अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 25 से, तो ये किस पे आ गया जी? 25% पे आ गया। तो मुझे पता लग गया कि 3 लाख रुपए के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन 60,000 है। समझ में आई मेरी बात? जी सर। इसी तरह क्लोजिंग स्टॉक को भी कर लेंगे, बस क्लोजिंग स्टॉक में एक्सपेंस जुड़े हुए होते हैं तो वहां पे हमारे को एक्सपेंसेस का ध्यान रखना होता है कि गलती से भी एक्सपेंसेस को ऐड करके जो वैल्यू आई है ना उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन मत लगा देना। ठीक है सर जी। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? हाँ जी। ठीक है सर। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप लोगों से। टिल देन कीप लर्निंग। बाय बाय। मेरे को 2 इलस्ट्रेशंस में डाउट थे।